नमस्ते सभी को ईपी के कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट स्नेहा हूँ। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण और जांच करते हैं, उसके अंतिम 10 वर्षों के वित्तीय डेटा, उसके मूलभूत तत्वों और प्रबंधन के आधार पर। इसलिए आप तय कर सकते हैं कि कंपनी एक मजबूत निवेश है या अधिक मूल्यवान है। आज हम बैंक ऑफ अमेरिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक त्वरित नोट, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत सलाह के लिए आप हमसे या अपने व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं। वैश्विक वित्तीय प्रणाली के विशाल परिदृश्य में बैंक ऑफ अमेरिका जैसी लंबी छाया डालने वाली कुछ संस्थानें ही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी बैंक के रूप में यह लगभग 59 मिलियन उपभोक्ता और छोटे व्यवसाय ग्राहकों की सेवा करता है, जो लगभग 3,700 खुदरा केंद्रों और 15,000 एटीएम के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से है। इसकी बाजार पूंजीकरण $350 अरब से अधिक है और इसका प्रभाव मुख्य सड़क के घरानों से लेकर सबसे बड़े निगमों और संस्थागत निवेशकों तक 35 से अधिक देशों में फैला हुआ है। इस पैमाने और प्रणालीगत महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। कई निवेशकों के लिए अंतिम स्वीकृति का प्रमाण इसके बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो में इसकी प्रमुख स्थिति से मिलता है। वॉरेन बफेट द्वारा प्रबंधित समूह के दूसरे सबसे बड़े इक्विटी होल्डिंग के रूप में बैंक ऑफ अमेरिका इतिहास के सबसे सम्मानित मूल्य निवेशकों में से एक के लिए एक आधारभूत निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। यह समर्थन अकेले ही इसे गहन रुचि और विश्लेषण का विषय बनाता है। यह रिपोर्ट बैंक ऑफ अमेरिका टिकर प्रतीक BAC में एक तटस्थ बहुआयामी गहरी समझ प्रदान करती है। इसका उद्देश्य मुख्य समाचारों और त्रैमासिक आय की तुलना में आगे बढ़कर कंपनी की व्यापक समझ बनाना है। विश्लेषण मुख्य व्यवसाय का विश्लेषण करेगा, इसकी दीर्घकालिक वित्तीय प्रदर्शन की जांच करेगा, बाजार में इसकी तकनीकी स्थिति का मूल्यांकन करेगा और एक पारंपरिक मूल्यांकन मॉडल लागू करेगा। इसके अलावा यह निवेश के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा और महत्वपूर्ण जोखिम कारकों की जांच करेगा, जिनमें महत्वपूर्ण विवादों का इतिहास भी शामिल है। लक्ष्य किसी सिफारिश प्रदान करना नहीं है, बल्कि पाठक को अपने सूचित निर्णय लेने के लिए एक व्यापक डेटा आधारित ढांचा से लैस करना है। आज के बैंक ऑफ अमेरिका को समझने के लिए इसकी इतिहास, इसकी नेतृत्व की मार्गदर्शक विचारधारा और इसके राजस्व और लाभ को चलाने वाले विशिष्ट इंजन की सराहना करनी चाहिए। आधुनिक बैंक ऑफ अमेरिका कई मर्जरों का परिणाम है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक जड़ें 17 अक्टूबर 1904 तक वापस जाती हैं। उस दिन अमादियो पिएत्रो जियानिनी ने सैन फ्रांसिस्को में बैंक ऑफ इटली की स्थापना की, जिसका मिशन था श्रमिक वर्ग के प्रवासियों की सेवा करना, जिन्हें अक्सर बड़े वित्तीय संस्थानों द्वारा नज़रअंदाज किया जाता था। इस मूल कहानी, जो मेन स्ट्रीट बैंकिंग पर केंद्रित है, कंपनी की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। जैसा कि हम आज जानते हैं, यह संस्था अंतिम 20वीं सदी के विलय के तप्त कुंड में बनाई गई थी। महत्वपूर्ण क्षण 1978 में आया, जब नेशन बैंक ऑफ शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना और मूल बैंक ऑफ अमेरिका का विलय हुआ, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार पूरी तट से तट तक बैंकिंग फ्रेंचाइजी बनाई। इस मर्जर के साथ साथ बाद की रणनीतिक खरीदारी ने उस वित्तीय दिग्गज का निर्माण किया जो आज मौजूद है। इस संस्था के नेतृत्व में चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन मोयनीहन है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद नेतृत्व संभालने के बाद मोयनीहन ने अपने कार्यकाल को एक स्पष्ट और लगातार संप्रेषित रणनीति के साथ परिभाषित किया। जिम्मेदार विकास। यह विचारधारा केवल एक कॉरपोरेट नारा नहीं है, यह उस अस्तित्वगत खतरे का सीधा उत्तर है जिसका सामना बैंक ने पूर्व संकट युग के उच्च जोखिम, अनिर्दिष्ट विस्तार के कारण किया, विशेष रूप से कंट्री वाइड फाइनेंशियल और मेरिल लिंच की विनाशकारी खरीदारी। रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ का सिद्धांत 4 स्पष्ट आधारों पर बना है। 1. हमें बढ़ना है, कोई बहाना नहीं, निरंतर बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और व्यवसाय का विस्तार करने का आदेश। 2. हमें ग्राहक केंद्रित होना है,
इसके 3 मुख्य ग्राहक समूहों, लोगों, कंपनियों और संस्थागत निवेशकों की आवश्यकताओं की सेवा करने के प्रति प्रतिबद्धता। 3. हमें अपने जोखिम ढांचे के भीतर बढ़ना है, जोखिम प्रबंधन का अनुशासित दृष्टिकोण, ताकि पिछले गलतियों का पुनरावृत्ति न हो सके। 4. हमारा विकास स्थायी होना चाहिए, दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन उत्कृष्टता, कर्मचारी कल्याण और समुदाय में निवेश पर ध्यान केंद्रित करना। यह ढांचा 2008 संकट की ओर ले जाने वाली संस्कृति से एक जानबूझकर बदलाव का संकेत देता है। यह नियामकों, शेयरधारकों और जनता के लिए निरंतर संदेश के रूप में कार्य करता है कि बैंक का प्राथमिकता स्थिरता और पूर्वानुमानित प्रदर्शन है, बिना लापरवाह अल्पकालिक लाभ के। जोखिम कम करने और सरलता पर इस जोर का मेल दीर्घकालिक रूढ़िवादी निवेशकों जैसे वॉरेन बफेट की निवेश दर्शन के साथ पूरी तरह से होता है, जिससे इस स्टॉक की इस समूह में मजबूत अपील की व्याख्या होती है। बैंक ऑफ अमेरिका के संचालन 4 मुख्य व्यवसाय खंडों में व्यवस्थित हैं। प्रत्येक अपने आप में एक विशाल उद्यम है। ग्राहक बैंकिंग, यह बैंक ऑफ अमेरिका का आधार है और इसकी सबसे स्पष्ट शाखा है। यह व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को चेकिंग और बचत खातों, क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज और ऑटो लोन सहित सेवाओं का पूरा सेट प्रदान करता है। इसका पैमाना अत्यंत बड़ा है, जो लाखों अमेरिकी परिवारों के लिए मुख्य बैंक के रूप में कार्य करता है। ग्लोबल वेल्थ और निवेश प्रबंधन GWIM, यह खंड धनी लोगों के वित्त का प्रबंधन करने में एक शक्ति है। इसमें प्रतिष्ठित मेरिल लिंच ब्रांड और विशिष्ट बैंक ऑफ अमेरिका प्राइवेट बैंक शामिल हैं। GWIM उच्च नेटवर्थ और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों और परिवारों की सेवा करता है, जिसमें परिष्कृत निवेश प्रबंधन, संपदा संरचना और वित्तीय योजना सेवाएं प्रदान करता है। यह दुनिया का एक सबसे बड़ा वेल्थ मैनेजर है, जिसके पास प्रबंधन में $1 ट्रिलियन से अधिक की संपत्ति है। एक चक्रीय व्यवसाय जैसे बैंक में गहरी खोज करने के लिए एक ही तिमाही या वर्ष से आगे देखने की आवश्यकता है। वित्तीय विवरणों का दीर्घकालिक विश्लेषण लाभप्रदता, परिचालन दक्षता और बैलेंस शीट प्रबंधन में अंतर्निहित रुझानों को विभिन्न आर्थिक वातावरणों में प्रकट करता है। बाईं ओर तालिका बैंक ऑफ अमेरिका के पिछले कई वर्षों के मुख्य वित्तीय मापदंडों का सारांश प्रदान करती है, जो इसकी सार्वजनिक फाइलिंग से संकलित है। ध्यान दें, विभिन्न स्रोतों से संकलित डेटा, जिसमें 2 और 31 शामिल हैं, सभी मापदंडों के लिए पूर्ण 10 वर्षीय डेटा उपलब्ध नहीं था। आंकड़े इन स्रोतों से उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्तीय डेटा एक ऐसी कंपनी का खुलासा करता है जिसने जटिल दशक को सफलतापूर्वक पार किया है। स्थिरीकरण की अवधि के बाद राजस्व और लाभ में 2019 की ओर उल्लेखनीय तेजी से वृद्धि हुई। बैंक ने 2020 के आर्थिक झटके का सामना किया, जिसमें शुद्ध आय 1700.9 बिलियन तक गिर गई। फिर 2021 में रिकॉर्ड 32.0 बिलियन तक मजबूत वापसी की। 2024 में कंपनी ने पहली बार 100 बिलियन से अधिक राजस्व प्राप्त किया, जिसमें शुद्ध आय 27.1 बिलियन थी, जो स्थिर और उच्च स्तर की आय शक्ति की वापसी का संकेत है। बैलेंस शीट ने भी प्रभावशाली वृद्धि और स्थिरता दिखाई है। कुल संपत्तियों में दशक भर में लगभग 50% की वृद्धि हुई है, जो अब 3.2 ट्रिलियन से अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमा आधार, जो कम लागत वाली फंडिंग का एक प्रमुख स्रोत है और ग्राहक विश्वास का संकेत है, विशेष रूप से महामारी शुरू होने के बाद से काफी बड़ा है। बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है पूंजी पर रिटर्न ROE, जो मापता है कि यह अपने शेयरधारकों की पूंजी से लाभ कितनी प्रभावी ढंग से उत्पन्न करता है। हाल के वर्षों में बैंक ऑफ अमेरिका का ROE मजबूत रहा है, जो आमतौर पर 9% से 11% के बीच झूलता रहा है। 12, जबकि यह एक सम्मानजनक आंकड़ा है जो स्थिर लाभप्रदता को दर्शाता है, इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। जब इसकी सबसे करीबी प्रतिस्पर्धी JP मॉर्गन चेस से तुलना की जाती है, तो एक स्थायी अंतर उभर कर आता है। ताज़ा डेटा दिखाता है कि बैंक ऑफ अमेरिका का ROE 9.46% है, जबकि JP मॉर्गन चेस का ROE काफ़ी अधिक 16.16% है।
12। ये कोई एक बार का अपवाद नहीं बल्कि एक स्थायी प्रवृत्ति है। इस प्रदर्शन के अंतर का संकेत है कि जेपी मॉर्गन अधिक कुशलता से संचालन कर सकता है, अधिक लाभकारी व्यवसाय मिश्रण रखता है, शायद अधिक प्रमुख और उच्च मार्जिन वाली निवेश बैंकिंग और ट्रेडिंग शाखा के साथ, या एक पूंजी आवंटन रणनीति का उपयोग करता है जो बेहतर रिटर्न उत्पन्न करता है। किसी निवेशक के लिए जो सेक्टर के शीर्ष खिलाड़ियों के बीच चयन कर रहा है, इस लाभप्रदता के अंतर को एक मौलिक विचार माना जाना चाहिए। यह संकेत देता है कि जबकि बैंक ऑफ अमेरिका एक मजबूत और स्थिर प्रदर्शन करता है, यह उद्योग में सबसे कुशल धन संपादन मशीन नहीं हो सकता। जबकि मौलिक विश्लेषण हमें व्यवसाय के स्वास्थ्य के बारे में बताता है, तकनीकी विश्लेषण बाजार की भावना और मूल्य प्रवृत्तियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बैंक ऑफ अमेरिका के स्टॉक चार्ट का परीक्षण एक स्पष्ट दीर्घकालिक पुनरुद्धार और ताकत की कहानी दर्शाता है, लेकिन यह उन प्रमुख स्तरों को भी उजागर करता है जहां खरीदार और विक्रेता वर्तमान में नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीएसी का बहुवर्षीय चार्ट 2008 के वित्तीय संकट के गहरे दौर से एक शक्तिशाली दीर्घकालिक ऊपर की प्रवृत्ति दिखाता है। इस स्टॉक ने प्रभावशाली दीर्घकालिक रिटर्न दिए हैं, जिसमें 10 वर्षों में 177% से अधिक प्रदर्शन लाभ हुआ है। 13 जुलाई 2025 में इसने 48.43 का एक ऐतिहासिक उच्चतम समापन मूल्य प्राप्त किया, जो इसकी लंबी रिकवरी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 14। यह व्यापक प्रवृत्ति बाजार के बैंक की स्थिरता और आय क्षमता में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ रणनीति के तहत है। वर्तमान में स्टॉक एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसे कई प्रमुख मूल्य स्तरों द्वारा परिभाषित किया गया है। प्रमुख प्रतिरोध आर्टियाटा सोलस 50। यह क्षेत्र स्टॉक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कई महीनों के उच्चतम स्तर और ऐतिहासिक उच्चतम मूल्य शामिल हैं। $50 से ऊपर स्थायी ब्रेकआउट एक मजबूत बुलिश संकेत होगा, जो आगे मूल्य खोज का रास्ता खोलता है। इसके विपरीत इस स्तर को पार करने में असफलता संकुचन या खिंचाव की अवधि की ओर ले जा सकती है। प्राथमिक समर्थन 45 यह क्षेत्र, जो पहले प्रतिरोध के रूप में कार्य करता था, अब स्टॉक मूल्य का पहला प्रमुख आधार है। इस स्तर पर वापस खिंचाव और खरीदारी रुचि मिलना ट्रेंड के जारी रहने के लिए स्वस्थ संकेत होगा। द्वितीयक समर्थन स्तर, यदि प्राथमिक समर्थन विफल हो जाता है तो खरीदारों के लिए अधिक गहरे स्तर $40 के आसपास और अधिक महत्वपूर्ण रूप से $33 के प्रमुख ब्रेकआउट क्षेत्र में मौजूद हैं। गति संकेतक प्रवृत्ति की ताकत और स्वास्थ्य का आकलन करने में मदद करते हैं। सापेक्ष शक्ति सूचकांक RSI 14 दिन का RSI वर्तमान में लगभग 24.6 पर है, जो एक तटस्थ पढ़ाई है। 17 इसका संकेत है कि स्टॉक न तो अधिक खरीदा गया है और न ही अधिक बेचा गया है। यह एक महत्वपूर्ण विकास है, क्योंकि अपने सर्वकालिक उच्चताओं की ओर रैली के दौरान RSI अधिक विस्तारित क्षेत्र में 70 से ऊपर था। 15 वर्तमान तटस्थ पढ़ाई यह सुझाती है कि खरीदारी का प्रारंभिक दबाव कम हो गया है और बाजार अब हाल की लाभों को पचाने की स्थिति में है। मूविंग एवरेज एक स्वस्थ ऊपर की प्रवृत्ति का क्लासिक संकेत तब होता है जब किसी स्टॉक का मूल्य उसकी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर होता है। BSE वर्तमान में अपने 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन सरल मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक प्रवृत्तियों के लिए एक व्यापक रूप से सकारात्मक संकेत है। इन तकनीकी कारकों का संयोजन एक क्लासिक गतिरोध की ओर संकेत करता है। दीर्घकालिक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से सकारात्मक है, जो मूविंग एवरेज द्वारा समर्थित है। हालांकि स्टॉक एक मजबूत दीर्घकालिक प्रतिरोध स्तर पर अटका हुआ है और न्यूट्रल RSI गति में विराम का संकेत देता है।
यह एक महत्वपूर्ण स्थिति बनाता है जहां स्टॉक या अपनी ताकत का संकुचन कर रहा है, इससे पहले कि वह नए उच्च स्तरों की ओर एक प्रमुख ब्रेकआउट करे या संभावित रूप से एक शीर्ष बना रहा हो, इससे पहले कि वह मुख्य समर्थन स्तरों की जांच करने के लिए एक सुधारात्मक मूव डाउन करे। बैंक ऑफ अमेरिका के स्टॉक की मौलिक दृष्टिकोण से आकर्षक कीमत है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए हम मूल्य निवेश के पिता बेंजामिन ग्राहम की ओर रुख कर सकते हैं। उन्होंने एक सूत्र विकसित किया था जिससे व्यवसाय का आंतरिक मूल्य अनुमानित किया जा सकता है, जो बाजार मूल्य की अक्सर भावनात्मक उतार चढ़ाव की तुलना में एक तार्किक मानक प्रदान करता है। ग्राहम सूत्र के अनुसार बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमानित आंतरिक मूल्य प्रति शेयर 63.60 नाउड है। इसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग 3.5 लाख से 73 की तुलना में यह गणना सुझाव देती है कि स्टॉक काफ़ी कम मूल्य पर है, जिसमें सुरक्षा का संभावित मार्जिन 30% से अधिक है। इस परिणाम को संदर्भ के साथ समझना महत्वपूर्ण है। ग्राहम सूत्र को एक अलग आर्थिक युग में डिज़ाइन किया गया था और यह स्थिर मध्यम वृद्धि वाली कंपनियों के लिए अत्यधिक आशावादी मूल्यांकन कर सकता है, विशेष रूप से जब वृद्धि गुणक इस मामले में 22.5 उच्च हो। हालांकि इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यह परिणाम एक सटीक मूल्य लक्ष्य के बजाय यह संकेत देता है कि एक पारंपरिक मूल्य निवेश ढांचे से जो आय शक्ति को प्राथमिकता देता है, स्टॉक सट्टा क्षेत्र में नहीं है। अपने सभी समय के उच्च स्तर के पास होने के बावजूद कंपनी की मौलिक आय सृजन क्षमता इसके वर्तमान मूल्यांकन का पर्याप्त समर्थन प्रदान करती है और इस मॉडल के अनुसार यह और भी उच्च कीमत का औचित्य साबित कर सकती है। हर निवेश निर्णय में संभावित लाभों को अंतर्निहित जोखिमों के खिलाफ तौलना शामिल है। बैंक ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी और जटिल कंपनी के लिए दोनों पक्षों पर मजबूत तर्क मौजूद हैं। बुल केस आशावाद के कारण, फोर्ट्रेस बैलेंस शीट और आर्थिक मेट। बैंक ऑफ अमेरिका का विशाल आकार, ब्रांड पहचान और विशाल कम लागत वाली जमा आधार एक मजबूत आर्थिक मेट बनाते हैं जिसे प्रतियोगियों के लिए तोड़ना मुश्किल है। एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान के रूप में यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक आधार है। वॉरेन बफेट का अनुमोदन, यह तथ्य कि यह बर्कशायर हैथवे का दूसरा सबसे बड़ा होल्डिंग है, दुनिया के सबसे सफल दीर्घकालिक निवेशकों में से एक मजबूत विश्वास का संकेत है। बफेट का निवेश सिद्धांत बैंक के टिकाऊ फ्रेंचाइजी और अमेरिकी वाणिज्य में इसकी केंद्रीय भूमिका पर आधारित है। पूंजी रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को पूंजी वापस करने के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। उसने हाल ही में अपने सामान्य स्टॉक डिविडेंड में 8% की वृद्धि की घोषणा की है और एक महत्वपूर्ण $40 बिलियन का स्टॉक पुनर्खरीद कार्यक्रम अधिकृत किया है, जो प्रबंधन के भविष्य में विश्वास और शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुकूल मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड्स। स्थिर या बढ़ती अर्थव्यवस्था की संभावना बैंक के लिए सीधे लाभ है। इसके अलावा वर्तमान स्तरों से ब्याज दरों में संभावित भविष्य की गिरावट दोहरे लाभ प्रदान कर सकती है। उपभोक्ताओं और व्यवसायों से आरण की अधिक मांग को प्रोत्साहित करना और बैंक के होल्ड टू मैच्योर बॉन्ड्स के बड़े पोर्टफोलियो पर अप्रयुक्त घाटे को कम करना। बियर केस, सावधानी के कारण अंतर्निहित चक्रीय कमजोरियां। यूएस अर्थव्यवस्था के लिए एक संकेतक के रूप में बैंक ऑफ अमेरिका की भाग्यशाली स्थिति व्यवसाय चक्र से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। आर्थिक मंदी या मंदी लगभग निश्चित रूप से उच्च ऋण हानियों, आरण देने की गतिविधि में कमी और निवेश बैंकिंग शुल्क में कमी लाएगी, जिनका नकारात्मक प्रभाव आय पर पड़ेगा। गिरती क्रेडिट गुणवत्ता। बैंक की हाल की वित्तीय रिपोर्टों में एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत उभरा है। नेट चार्ज ऑफ आरण, जो बैंक वसूलने की उम्मीद नहीं करता, 2024 के चौथे तिमाही में 73% बढ़ गया है, जो 2022 के समान अवधि की तुलना में है।
इसका अर्थ है कि असामान्य रूप से मजबूत उपभोक्ता वित्तीय स्वास्थ्य के बाद क्रेडिट गुणवत्ता सामान्य हो रही है या बिगड़ रही है, जो कमजोर अर्थव्यवस्था में तेज हो सकती है। तीव्र और विकसित हो रही प्रतिस्पर्धा। बैंकिंग उद्योग तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक है। बैंक ऑफ अमेरिका को अन्य मनी सेटर जायंट्स जैसे जेपी मॉर्गन चेस से लगातार दबाव का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर बेहतर लाभप्रदता दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त चुस्त और उपयोगकर्ता मित्रवत वित्तीय तकनीक फिनटेक कंपनियों का उदय दीर्घकालिक रणनीतिक खतरा प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे भुगतान, आरण और व्यक्तिगत वित्त जैसे क्षेत्रों में बाजार हिस्सेदारी को कम कर रही हैं। सटुआ, स्थायी नियामक और मुकदमेबाजी जोखिम। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक के रूप में बैंक ऑफ अमेरिका अत्यधिक नियामक निगरानी के अधीन कार्य करता है। इसका इतिहास बड़े जुर्माने और कानूनी समझौते से भरा हुआ है, विशेष रूप से 2008 के वित्तीय संकट से उत्पन्न मामलों में। यह नियामक दबाव एक स्थायी जोखिम कारक है जो अप्रत्याशित लागत और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। एक व्यापक विश्लेषण के लिए कंपनी के अतीत के व्यवहार और वर्तमान स्थिति का ईमानदारी से मूल्यांकन आवश्यक है। विवाद का इतिहास। बैंक ऑफ अमेरिका का आधुनिक इतिहास 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। इसके मॉर्गेज ऋणदाता कॉन्ट्रायड फाइनेंशियल और निवेश बैंक मेरिल लिंच का अधिग्रहण, जबकि संभवतः इन कंपनियों के अधिक विकट पतन को रोकने में मददगार रहा, ने इसके बैलेंस शीट पर विषाक्त संपत्तियों और कानूनी दायित्वों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इसके बाद के वर्षों में हजारों मुकदमों और नियामक कार्रवाइयों का सामना किया गया, जो मॉर्गेज धोखाधड़ी, भेदभावपूर्ण आरण देने और भ्रामक वित्तीय खुलासों से संबंधित थीं। अंततः बैंक ने इन मुद्दों को हल करने के लिए अरबों डॉलर का जुर्माना और समझौते किए, जो एक दर्दनाक और महंगा अध्याय था जिसे साफ करने में लगभग 1 दशक लग गया। जबकि जिम्मेदार विकास युग ने इस इतिहास को पीछे छोड़ने का लक्ष्य रखा है, हाल की घटनाएं चिंता पैदा कर रही हैं। जुलाई 2023 में उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो CFPB और मुद्रा नियंत्रक कार्यालय OCC ने बैंक ऑफ अमेरिका को $250 मिलियन से अधिक जुर्माने और उपभोक्ता मुआवजे का आदेश दिया। उल्लंघन बहुत ही चिंताजनक थे। अपर्याप्त निधियों पर दोहरी शुल्क वसूलना, वादे किए गए क्रेडिट कार्ड पुरस्कारों को रोकना और सबसे अधिक चिंताजनक, ग्राहक की जानकारी या सहमति के बिना खातों का खुलासा करना। ये अंतिम अपराध 2016 में उभरे वेल्स फार्गो फर्जी खाता घोटाले की एक परेशान करने वाली प्रतिध्वनि है। किसी प्रतिस्पर्धी का वर्षों बाद इसी तरह की मिसकंडक्ट में संलग्न पाया जाना बैंक की आंतरिक नियंत्रणों और संस्कृति की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा करता है। यह दर्शाता है कि कार्यकारी नेतृत्व से रणनीतिक संदेश के बावजूद वह दबाव युक्त बिक्री माहौल जो उपभोक्ता को नुकसान पहुंचा सकता है, संभवतः जमीनी स्तर पर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इस बार बार होने वाले मिसकंडक्ट के पैटर्न से एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठात्मक जोखिम उत्पन्न होता है और इसकी घोषित रणनीति के मुख्य सिद्धांतों के सीधे विपरीत है। इन चुनौतियों के बावजूद बैंक ऑफ अमेरिका का वैश्विक वित्तीय पदानुक्रम में स्थान निर्विवाद है। इसकी विशालता इसे एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्था बनाती है, दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नवीनतम रैंकिंग के आधार पर इसकी स्थिति स्पष्ट है। कुल परिसंपत्तियों के आधार पर बैंक ऑफ अमेरिका दुनिया का 6वां सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी कुल परिसंपत्तियां $3.3 ट्रिलियन से अधिक हैं। 28 बाजार पूंजीकरण के आधार पर यह बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, केवल JP मॉर्गन चेस से पीछे। इसकी बाजार पूंजीकरण $350 अरब से अधिक है, जो इसकी फ्रेंचाइजी और भविष्य की आय क्षमता में निवेशकों का अपार विश्वास दर्शाता है। ये दोहरी रैंकिंग इसकी महत्ता को रेखांकित करती है। यह केवल एक बड़ा अमेरिकी बैंक नहीं है, यह एक वैश्विक वित्तीय दिग्गज है जिसकी सेहत और स्थिरता विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए अभिन्न है। बैंक ऑफ अमेरिका का यह विश्लेषण एक विशाल, मजबूत और जटिल वित्तीय संस्थान को दर्शाता है। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली का एक स्तंभ है
जो जिम्मेदार वृद्धि की पोस्ट क्राइसिस रणनीति द्वारा निर्देशित है, जिसने सफलतापूर्वक स्थिरता बहाल की है और लगातार महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए हैं। इसकी शक्तिशाली आर्थिक खाई, विविध व्यवसाय लाइनों और वॉरेन बफेट जैसे निवेशकों का समर्थन इसकी एक आकर्षक बुल केस की नींव बनाता है। तकनीकी दृष्टिकोण से इसका स्टॉक स्वस्थ दीर्घकालिक उछाल में है और एक पारंपरिक मूल्यांकन मॉडल यह सुझाव देता है कि इसके शेयर अभी भी अंतर्निहित आय शक्ति के आधार पर महत्वपूर्ण मूल्य रख सकते हैं। हालांकि इस ताकत का मुकाबला महत्वपूर्ण और स्वाभाविक जोखिमों से है। कंपनी की किस्मत अनिश्चित आर्थिक चक्र से जुड़ी हुई है और हाल के आंकड़े जो क्रेडिट हानियों में तेज वृद्धि दिखाते हैं, यह इस कमजोरी की समय पर याद दिलाते हैं। यह पारंपरिक साथियों और आधुनिक फिनटेक बाधाकर्ताओं दोनों से निरंतर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। शायद सबसे चिंताजनक बात यह है कि नियामक और नैतिक चूक का एक पैटर्न पिछले वर्षों में भी बना रहा है, जो इसकी रणनीतिक कथा और इसकी परिचालन व्यवहार के बीच एक परेशान करने वाली डिस्कनेक्ट बनाता है। अंततः बैंक ऑफ अमेरिका में निवेश करने का निर्णय इस केंद्रीय तनाव के निवेशक के आकलन पर निर्भर करता है। यह एक विकल्प है, स्थायी फ्रेंचाइजी वाले प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थान की परसीव्ड सुरक्षा और उसके व्यवसाय का अभिन्न हिस्सा होने वाले चक्रीय, प्रतिस्पर्धात्मक और नियामक जोखिमों की स्वीकृति के बीच। यह रिपोर्ट कोई सिफारिश नहीं प्रस्तुत करती है, बल्कि डेटा, रुझानों और तर्कों का एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है, जो एक व्यक्ति को अपने स्वयं के सुविचारित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो जानकारीपूर्ण था। यदि आपको ऐसा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी या अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से हमसे जुड़ें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।